गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए, सारी यूनिट्स को कवर किया। बोटनी की जो यूनिट्स हैं वो सारी कवर हो चुकी हैं आपकी। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल पे बनाई हुई है, जिस भी साथी को अगर कुछ मदद होती हो तो वो देख सकता है। अब बात आती है, अब आपके काफ़ी कम दिन बचे, यानी 15 दिन का टाइम बचा है। बट 15 दिन का टाइम बहुत होता है। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्विच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशंस। सिलेक्शन काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। आपकी कमिटमेंट, आपकी मेहनत, ठीक है, आपकी मतलब टोन क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है बॉडी का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करती हैं। आप घमंडी हो, ईर्ष्यालु हो, दयालु हो, बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। कई फैक्टर्स काम करते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। तो क्वेश्चंस की तो हमने सीरीज बनाए, क्वेश्चंस 20-20, 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन एक यूनिट से कोशिश की। बोटनी की कंप्लीट हो चुकी हैं। जूलॉजी की 2-3 यूनिट्स है, उनकी एक वीडियो आएगी, ठीक है। बाकी लगभग हमने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की। अब हम कि भाई आप लिखोगे कैसे, वो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। देखिए काफ़ी सारे मायने रखते हैं। राइटिंग मायने करते हैं, वे ऑफ राइटिंग मायने करता है, लेआउट मायने करता है कि कैसे आप लिख रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब सभी का स्टाइल अलग अलग होता है, ठीक है। सब अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो मेजर जो चीज़ें हैं, वो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझनी है, प्रॉपर आपको अंडरलाइन करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस की मांगा क्या है, उसके साथ साथ क्या कुछ आप लिटिल बिट ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, जो कि इफ़ेक्टिव बनाए, आपके बोरिंग ना बनाए पेपर को, इफ़ेक्टिव बनाए। कहाँ पर आप टेबल का यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर डायग्राम का यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ अगर यूज़ ही नहीं होगा तो आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। फिर भी कोशिश करना फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की, हेडिंग्स को, मतलब ये आपकी क्रिएटिव माइंड पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे पेपर को टैकल करते हो। फिर मैं कह रहा हूँ, प्रिपरेशन आपकी मायने नहीं रखती। रिटर्न का मतलब है आपका लिखने का तरीका। वो आपका ये नहीं है कि आप लिख क्या रहे हो। देखो बिल्कुल वाहियात तो लिख नहीं सकते, लेकिन मेजर वहाँ पर आपका असेस होगा आप लिखते कैसे हो, ठीक है ना। आप अगले जो एग्जामिनर उसको कन्विंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इसको मतलब ज़्यादा डेप्थ और इन डेप्थ बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी ये ऑब्जेक्टिव हुआ, बच्चे डेप्थ में पढ़ गए, बिल्कुल बेसिक दे दिया, ठीक है ना। तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी साथियों के पास। तो इसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे काम कीजिए। मान लो अभी किसी साथी को ये लगता है कि भाई मेरा तो अभी बहुत सिलेबस कवर होना बाकी है, तो वो क्या करे, 70% आपका अभी क्या करे, याद करे, ठीक है। 30% लिख के देखे, यानी इस प्रपोर्शन पे आ जाए। लिखना कम कर दे, क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं होगा, सिलेबस कवर ही नहीं होगा, तो फिर हैंड कैसे चलेंगे, आपके हाथ कैसे चलेंगे पेपर में। इम्पोर्टेंट है याद करना, ठीक है। लिख आप लोगे, अभी तक भी अगर लिखना नहीं आया है किसी को, तो फिर उसका तो देखो वो अपने आप को सिलेक्शन जोन में ना माने। लिखना तो सभी को आता है। एमएससी की है, एमएससी में लिखा ही है, बीएससी में लिखा ही है, 5 साल बीएड में, 2 साल बीएड, 2 साल एमएससी, 3 साल बीएससी, 7 साल की क्या काम किया है, लिखने का ही तो काम किया है, ठीक है ना। तो अब अपनी स्ट्रेटेजी को स्विच करें। 15 दिन बचे हैं आपके पास। अगर किसी का सिलेबस अभी भी लगता है पेंडिंग है, तो याद पे ज़्यादा फोकस करें। तो जैसे क्वेश्चन है, पेरेंटल डायग्नोसिस एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, देखिए सबका अलग अलग तरीका, कुछ इसके बारे में 2 या 3 लाइन बताओगे। पेरेंटल डायग्नोसिस इम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू डिटरमाइन द हेल्थ एंड कंडीशन ऑफ एन अनबोर्न फोइटस। इसको 2-3 लाइन में और लिख सकते हो आप बढ़ा के, मैक्सिमम 4 या 5 लाइन। आ गया समझ में। फिर लिखोगे इसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। मैनेजिंग द रिमेनिंग वर्क ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। चेक आउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ये है इसके। अच्छा, मेथड्स में कौन से हैं, सबसे पहला है आपका इन्वेसिव मेथड, ठीक है। उसके इन्वेसिव मेथड में सबसे पहले आता है अमाइनोसेंटेसिस। आपने क्या लिखा है, आप यहाँ फ्लो चार्ट भी बना सकते हो कि भाई कितने तरह के मेथड होते हैं। ऐसे लिख के, मेथड 2 तरह के होते हैं जी, इन्वेसिव होता है और नॉन इन्वेसिव होता है। इन्वेसिव के कौन कौन से पार्ट है वो यहाँ लिख दो, ऐसे ऐसे लाइन करके। इन्वेसिव का पहला है अमाइनोसेंटोसिस, फिर कौन सा है दूसरा, एक फ्लो चार्ट बना दिया। उसके बाद आप इनको क्या है डिस्क्राइब करना क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अमाइनोसेंटेसिस, इन दिस मेथड नीडल इज प्रोसेस्ड थ्रू द मदर्स
lower abdomen into the amniotic cavity inside the uterus. Most of concentrations are performed between 14 to 20 week gestation period. एप्लीकेशन क्या है? क्रोमोसोम एनालिसिस करना, मोलिकुलर जेनेटिक डायग्नोसिस। ठीक है, किसी को लगता है कि ये कम है तो 2 3 4 लाइन और बता सकते हो। फिर आ गई आपकी CVS नेक्स्ट टेक्निक, क्रोनिक वीलस सैम्पलिंग, CVS। इसमें क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस लिखनी है। एप्लीकेशंस को इनकी इस तरीके लीनियर लिखने की बजाय आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग, सेकंड पॉइंट मोलिकुलर जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस, ऐसे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम। उसके बाद है आपका प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, PAPA, पापा ए, इसके बारे में लिखो। ठीक है, कि भाई इसका यूज़ क्या होता है। फिर इसकी एप्लीकेशंस ऐसे ही, यूज़ या एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्वेजिव मेथड में इनिबिन ए। ठीक है, फिर जैसे ये है नॉन इन्वेजिव मेथड, ऐसे ही नॉन इन्वेजिव मेथड जो अपन ने ऐसे बनाए थे मेथड्स के बीच में सेंटर में हेडिंग डाल के, ये हो गया आपका इन्वेजिव, ये हो गया आपका नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव के भी ऐसे ही पार्ट लिखो, ऐसे बना के, ये है जी, ये सेकंड है, ये थर्ड, क्रिएटिव तरीके से। फिर इनके बारे में लिखो, कौन कौन से पार्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये क्या है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, इसकी एप्लीकेशंस। फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसकी एप्लीकेशन कैसे काम करता है, थोड़ा इसके बारे में, डॉपलर साउंड थोड़ा इसके बारे में, और इसकी एप्लीकेशंस। इस तरीके से आपको ख़त्म करना है। ये रफ है, ठीक है, ठीक है, रफ है, ये कोई वो नहीं है, प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, ये लेकिन आपको माइंड में ये बनाना है कि मुझे इतना लिखना है, मुझे वहाँ ख़त्म करना है। अगर किसी को ये नहीं पता हुआ कि मुझे लिखना कहाँ से है और ख़त्म कहाँ से करना, फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। शॉर्ट तरीका यही है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो एप्लीकेशंस को पॉइंट के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो, इफ़ेक्टिव वे ये। तो ये स्ट्रेटजी है। फिर भी किसी साथी को कोई मतलब ऐसा महसूस होता है कि कुछ कमी है, वो इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है आपका, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, पर्सनल गाइडेंस ले सकता है। इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है, कोशिश करना। ये देखो बिल्कुल सीधे हो आप, ठीक है ना, ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल आप कोशिश करना बिल्कुल सीधे ना हो, तो एटमोस्ट 80 to 90% आपका हैंड सीधा चले वाइट पेज पे। ठीक है, तो ये तरीका है। मैंने अर्लियर पार्ट में इस वीडियो के स्ट्रेटजी को डिस्कस किया। लास्ट 15 डे में आप कैसे चल सकते हो, 70 to 80, 70 to 30 कर सकते हो। 30% लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखना, माइंड में याद ज़्यादा होना चाहिए, लिखना थोड़ा होना चाहिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड। और 70% ये आपका याद का करो। दूसरी बात, जो कुछ एग्ज़ाम हुए उसमें ये भी आया है कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चंस की आप पहले 18 आते थे, आप 15 ही दे रहे हैं, और 15 के 15 कंपलसरी है। तो ये भी एक चैलेंज है। पहले तो 3 में चॉइस होती थी, चलो 1 ना आए, 2 ना आए, 3 ना आए तो छोड़ सकते हैं, उनकी बजाय दूसरे कर सकते हैं। अगर 15 के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, अगर 18 की बजाय 15 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 18 क्वेश्चन की बजाय 15 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद करना ज़रूरी हो जाता है, सिलेबस को कवर करना होगा जरूरी हो। क्या पता एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दे, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बना दे। अगर 15 में से आपको आते ही नहीं होंगे 4-5, तो वैसे ही सिलेक्शन जोन से पीछे चले जाओगे, फिर तो सिलेक्शन जोन में कंसीडर ही नहीं होगे, 10 क्वेश्चन में सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब जो पैटर्न आ रहा है क्वेश्चन का, 18 क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं आपकी, 15 ही दे रहे हैं। और इस चीज़ में आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से।